जब किसी भी व्यक्ति में अपने देश के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, यही भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। नेपोलियन आता है फ्रांस में और 1793 में लुईस लामो को गिलोटिन पर यानी कि फांसी पर लटका देता है और यहीं से लुईस लामो की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। फ्रांस में किस प्रकार की स्थापना हो रही थी? कहीं न कहीं से गणतंत्र की शुरुआत हो रही थी। यूरोप वासियों को साहित्य का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? यूनान से प्राप्त हुआ था। और पूरे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? टर्की को कहा जाता है। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और यही राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। प्यारे साथियों नमस्कार, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं माइंड मैप से यूरोप में राष्ट्रवाद। सिर्फ 7 मिनट में आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एक कहानी की तरह होगा। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, अपनी किताब को खोल कर रखना है और सुनते रहना है। मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को सुनिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को सुन लिया तो 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव आप इस चैप्टर के बना पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यूरोप में राष्ट्रवाद की, तो बाबू सबसे पहले आप सभी लोग को जानना चाहिए कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति में अपने देश के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, यही भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। जैसे अगर मैं आप सभी से कहूं क्या आप लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, तो आप कहते हो हाँ भैया, क्योंकि आप लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम है। ये राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसकी शुरुआत होती है कहां से? तो फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति बाबू आप सभी से पूछेगा कब हुआ था? तो 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और यही राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। यानी कि आप सभी से जब प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रवाद कहां से पनपा, तो आप बोलोगे फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। अब ये फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा था वो कौन था बाबू? लुईस लामा था। अब ये लुईस लामा के समय में ही क्रांति क्यों हुई? क्योंकि यह एक अयोग्य राजा था, इसके अंदर योग्यता नहीं थी। यह एक निरंकुश शासक था, जनता को प्रताड़ित करता था, जनता करों के दबाव में थी। फ्रांस की जनता को 3 भागों में बांट रखा था। फ्रांस की जनता को 3 भागों में बांट रखा था। एक तो था भैया कौन सा? पादरी वर्ग था, एक था सामंती वर्ग, और तीसरा वर्ग था प्यारे बच्चों कौन सा? सर्वसाधारण वर्ग। यानी कि प्यारे बच्चों ये 2 सामंती और जो पादरी वर्ग था इनको टैक्स में छूट मिली थी और सबसे ज्यादा टैक्स देता था वो सर्वसाधारण वर्ग था। तो कहने का मतलब है कि वर्गों को 3 भागों में इसने बांट रखा था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे और तृतीय स्टेट में कौन आते थे? सर्वसाधारण वर्ग आते थे। तो ऐसे में जनता में भाई क्या था? आक्रोश था कि हम ही टैक्स क्यों दे रहे हैं, 2 वर्गों को टैक्स में छूट मिली है, हम टैक्स में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं। तीसरे कारण की बात करते हैं कि जो लुईस लामा की पत्नी थी मेरी अंत्यान्यू, प्यारे बच्चों राज दरबार के फैसलों में क्या करती थी? डिस्कशन करती थी। मतलब राज दरबार के फैसले कौन लेता था? महिला लेती थी, जबकि ये चीजें पसंद नहीं आती थी लोगों को। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे में फ्रांस की जनता चाहती थी ऐसा शासक जो कि उनको क्या दे? स्वतंत्रता दे, जो कि उनको क्या दे? समानता दे। तो ऐसे में बाबू क्या होता है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा चलता है किस क्रांति में? फ्रांस की क्रांति में। और फ्रांस में एक हीरो की उत्पन्न होता है कौन बाबू? तो आ जाता है यहां पर नेपोलियन आता है फ्रांस में और 1793 में लुईस लामो को गिलोटिन पर यानी कि फांसी पर लटका देता है और यहीं से लुईस लामा की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। आप सभी से कहेगा लुईस लामा किस वंश का था? तो यह था बाबू बूर्बो राजवंश का। अब यहां से लुईस लामा की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है और 1804 में बाबू नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट बनता है। आपसे कहेगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। और 1804 से लेकर 1815 तक ये फ्रांस में शासन करता है और जैसे ही ये सम्राट बनता है वैसे ही जनता को स्वतंत्रता, समानता कहता है कि तुम लोग स्वतंत्र हो, तुम लोग हमारे निगाहों में कानून के समक्ष में सभी लोग समान हो। अब यहां पर जो सभी को राजा के पुत्र को जो राजा का पुत्र था राजकुमार, राजा को पुत्र को जो राजकुमार वाली सुविधाएं मिलती थी, यानी कि जितने भी प्रकार के विशेषाधिकार थे प्यारे बच्चों, विशेषाधिकार को कहां से? फ्रांस से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद इसने एक 1804 में नागरिक संहिता जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है, नेपोलियन संहिता लाया। इस नेपोलियन संहिता में इसने नागरिकों के अधिकार की बात कहा और कहा कि मेरे द्वारा लड़े गए सभी युद्धों से भी महान ये नागरिक संहिता है। देखो अब ये फ्रांस में किस प्रकार की स्थापना हो रही थी? कहीं ना कहीं
यहीं से गणतंत्र की शुरुआत हो रही थी। फ्रांस के बगल के जितने भी पड़ोसी देश थे, ये बात इनको नहीं पसंद आती है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो, क्योंकि आसपास के जितने भी देश थे पड़ोसी देशों में राजतंत्र था। तो ऐसे में चार बड़े देशों ने, यानी कि चार बड़े देशों की ट्रिक है प्रेब, प्रसार, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने मिलकर क्या किया, वाटरलू का युद्ध 1815 में, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा देते हैं और नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध में। और उसके बाद चार बड़े देशों की बैठक होती है, कहां पर, वियना में। ये वियना क्या है, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये चार बड़े देश यानी कि प्रसार, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि फ्रांस में जितने भी बदलाव हुए हैं उसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि जो फ्रांस में गणतंत्र आया था अब हम लोग पुनः राजतंत्र लेकर आएंगे। आप सभी से प्रश्न पूछेगा कि वियना कांग्रेस के द्वारा क्या लाया गया, पुनः राजतंत्र की वापसी हुई। इसमें क्या किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता किया था। कितने देशों ने भाग लिया था, चार देशों ने। वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में। इससे क्या हुआ, पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया, राजशाही और सामंती शक्तियों को पुनः मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसके बाद बाबू क्या होता है, 1815 से लेकर 1848 के जो शासनकाल था उसे हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। मेटरनिक कौन था बाबू, तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए जैसे ही वियना कांग्रेस होता है इसके बाद लुईस 18वां का शासन व्यवस्था आ जाती है फ्रांस में। लुई 18वां उसी शासन वंश से था, किस शासन वंश से, जिसका लुई 16वां जिस वंश से था, यानी कि बुर्बो राजवंश से। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया मैं लुई 16वें की तरह शासन व्यवस्था नहीं चलाऊंगा, मैं नागरिकों को अधिकार दूंगा। नागरिकों को अधिकार देता है और 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बाबू यहां पर आता है शासन चार्ल्स दशम का। चार्ल्स दशम ने कहा कि देखो भाई मैं लुई 18वां की तरह शासन व्यवस्था नहीं करूंगा। चार्ल्स दशम भी बाबू किस वंश का था, बुर्बो राजवंश का। चार्ल्स दशम ने कहा कि मैं अंग्रेजी शासक की बात शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। ये कथन पूछता है इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो इसी के समय में प्यारे बच्चों इसने क्या किया, चार्ल्स दशम के समय में ही क्या हुआ था बाबू, देखो इसने क्या किया था, चार्ल्स दशम ने अपना जो प्रधानमंत्री था, चार्ल्स दशम ने पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। किसको बाबू, पोलिगनेक को। ये पोलिगनेक कौन था बाबू, तो पोलिगनेक ना बाबू एक क्या किस प्रकार का शासक था, पोलिगनेक को आपसे पूछेगा चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, पोलिगनेक को। पोलिगनेक प्यारे बच्चों क्या था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने प्यारे बच्चों क्या किया, जनता को प्रताड़ित करना काम किया। इसने क्या किया, पोलिगनेक ने जो उच्च वर्ग था ना, उच्च वर्ग को खुश करने का काम किया। और जब जनता सड़कों पर उतर आई, जनता ने पोलिगनेक का विरोध किया तो चार्ल्स दशम गुस्सा हो जाता है और चार्ल्स दशम नाराज होने के बाद प्यारे बच्चों क्या कर देता है, 4 अध्यादेश जारी कर देता है और इन्हीं 4 अध्यादेशों के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आती है और चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़कर भागना पड़ जाता है। और इसके बाद बाबू शासन आता है किसका, अब यही चार्ल्स दशम से ही बाबू क्या हो जाता है, बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो जाती है। और इसके बाद 1830 के बाद बाबू यहां से आर्लियंस वंश की स्थापना होती है। किसके, आपसे पूछेगा कि बुर्बो राजवंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया, आर्लियंस वंश आया। आर्लियंस वंश जो था बाबू ये इसने क्या किया, लुई फिलिप को गद्दी मिलती है फ्रांस की और लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, गीजो को। गीजो प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन इस समय तक फ्रांस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोगों के पास न तो रोजगार था न तो खाने के लिए था। तो ऐसे में जनता प्यारे बच्चों किसका विरोध कर रही थी, भुखमरी का। जनता विरोध कर रही थी कि हमारे पास रोजगार नहीं है। इसकी नीतियां भी, लुई फिलिप के पास ऐसी कोई नीतियां नहीं थी जहां से इस सब चीजों में सुधार देखने को मिल रहा था। तो जनता बाबू निकल जाती है सड़कों पर और कहती है रोटी दो, रोटी दो। और ऐसे में 1848 में लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर कहां भागना पड़ता है, इंग्लैंड भागना पड़ता है। अब यहां पर 1830-48 की क्रांति हो जाती है और यहीं से जब क्रांति होती है तो लोगों में देश के प्रति प्रेम जागता है और कहीं ना कहीं से इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। इटली के एकीकरण में बाबू 4 लोग, मेजनी, विक्टर एमेनुएल, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का प्रमुख स्थान है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रथम चरण की तो 1861 में बाबू इसका क्या होता है, इसका एकीकरण प्रथम चरण का संभव होता है। मेजनी जो था प्यारे बच्चों, मेजनी कौन था, इसे बोला जाता है मसीहा, एकीकरण का मसीहा। इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन भी किया और 1810 में कार्बोनरी संगठन से भी जुड़ा हुआ था। आपसे कहेगा कार्बोनरी संगठन का गठन कब हुआ था, 1810 में। और यंग इटली की स्थापना किसने किया था बाबू, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था भैया, मेजनी ने, 1831 और 1834 में। ठीक है, तो प्रथम चरण में तो बाबू इटली का एकीकरण नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो सार्डिनिया पिडमाउंट था, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बनता है विक्टर एमेनुएल और इसने कहा, इसने
काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। काउंट काबूर एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। इसने बिना किसी वजह से फ्रांस के साथ क्या कर लिया बाबू, फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। फ्रांस के साथ, फ्रांस एक युद्ध करने जा रहा था और फ्रांस के साथ जब इसकी दोस्ती हो जाती है तो इसने कहा कि ऐसा है कि अगर कभी भी हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो आप हमारी अपनी सेना, फ्रांस की सेना हमारे पास भेज देना। तो फ्रांस की सेना, प्यारे बच्चों, इसके साथ दोस्ती करता है और ऐसे में जैसे ही ऑस्ट्रिया क्या करता है, सार्डिनिया पिडमाउंट पर अटैक करता है, फ्रांस की सेना ऑस्ट्रिया पर अटैक कर देती है और ऑस्ट्रिया हार जाता है और यहीं से इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा होता है 1861 में। किंतु गैरीबाल्डी के नेतृत्व में दक्षिणी इटली का एकीकरण होता है। इसने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण के। तो जर्मनी प्यारे बच्चों 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और नेपोलियन के द्वारा ही इसमें क्या बनाया गया था, जर्मन राइन राज्य संघ, यानी कि 300 छोटे राज्यों को कट करके 29 बड़े राज्यों में विभक्त किया गया था। आपसे पूछेगा जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है भैया, बिस्मार्क को। इसने क्या किया था, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था और इसने 3 युद्ध लड़े, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से। आपसे भी से पूछेगा जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े, 3 युद्ध लड़े और 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है। आपसे पूछेगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, भाई बिस्मार्क ने किया था। अब इसके बाद एक बाबू संस्था थी जालवेरिन। ये क्या था, यूरोप को जो है ना आंतरिक शुल्क समाप्त कर दिया। पूरे यूरोप में टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए, टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए 1834 में जालवेरिन नामक संस्था का गठन किया गया। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि और इसी कुस्तुनतुनिया की संधि के दौरान यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। यूरोप वासियों को साहित्य का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, यूनान से प्राप्त हुआ था। और पूरे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, टर्की को कहा जाता है। हम लोगों ने मात्र 10 मिनट में बाबू क्या किया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के पूरे ओवरव्यू को पढ़ा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों ने इसमें बहुत सारे कमेंट कर दिए तो मैं अगली क्लास में भी ऐसे ही आप सभी को पूरा का पूरा बताऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।